नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। लॉकडाउन में अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में आज हम शुरू करेंगे पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाषाण काल से संबंधित प्रश्न और उनकी श्रृंखला। तो सबसे पहले इस प्रश्न जो प्रश्न है वो है रॉबर्ट जो ब्रुस थे वो क्या थे। वो भूगर्भ शास्त्री थे या पुरातत्वविद थे। वो जी हाँ, वो दोनों ही थे। जो है वो भूगर्भ शास्त्री भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो इस समय है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्वविद दोनों थे जिन्होंने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में पाषाणकालीन बस्तियों की शुरुआत कब से की थी। तो आप इस सन को भी ध्यान में रखिए और इसमें ए और बी ऑप्शन दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था। तो इसमें डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन जो था 1820 में क्रिश्चियन जगेरसन थॉमसन ने किया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा थॉमसन होगा। साथियों, जो है नाम के साथ साथ आप जो सन है उसको भी याद रखिए क्योंकि दोनों चीज़ें कभी भी उल्टा सीधा किधर से भी पूछा जा सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्खनन प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के जो साक्ष्य है वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसमें मध्य पाषाण काल से जो ऑप्शन है, क्योंकि भारत में इसके पशुपालन के जो साक्ष्य हैं होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर राजस्थान से भी प्राप्त होते हैं। तो इस जो पशुपालन है इसका, क्योंकि फर्स्ट जो पाषाण युग है उसमें हंटर्स और गेदर्स अवस्था से निकलकर ये पशुपालन की ओर अग्रसर होते हैं। पेलियोलिथिक एज में हंटर्स और गेदर्स होते हैं और मेसोलिथिक एज में ये जो है पशुपालन की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसका जो आंसर है पशुपालन मध्य पाषाण काल में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिलेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा था, इसका जो उत्तर होगा वो आदमगढ़ होगा क्योंकि इसमें सेम है कि आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से हमें दोनों जगह से, आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश से और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका आदमगढ़ होगा। निम्नलिखित किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। ये इसमें जो उत्तर है वो है महदहा। जो मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। और जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील, भूचड़खाना, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। बुचड़खाना संकुल क्षेत्र में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जगत जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सरायनाहल, राय और दर्दमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण पाए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, वापस वही दोहराया गया है। तो महदहा इसमें वही आंसर होगा। अगला बढ़ते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। यहाँ हम तीनों युगों के बारे में चर्चा करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जहाँ पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था, मानव था, वो हंटर्स और गैदर था, वो सिर्फ फूड की तलाश में भटकता रहता था। वहीं पे मध्य पाषाण काल में उसने पशुपालन को शुरू किया और यहाँ जी हाँ नव पाषाण काल में उसने एग्रीकल्चर, खेती करना शुरू किया और खेती के चक्कर में उसे एक जगह रुकना पड़ता था। तो यहीं से स्थायी कृषि का प्रारंभ हुआ, एक जगह रुकना शुरू हुआ और जो बस्तियां थी वो रहना, जो स्थायी निवास थे वो रहना शुरू उसने यहीं से किया था।
खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल से ही हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है वो नर्मदा घाटी से मिलता है। भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला। इसकी खोज 1982 में की गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज खाया? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जो था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है, जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। तो वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो 8000 ईसा पूर्व के आसपास 8000 ईसा पूर्व के आसपास जौ का प्रयोग जो है वो शुरू हो चुका था और लगभग इन्हीं क्षेत्रों में मानव द्वारा उगाया जाने लगा था। चावल तीसरा खाद्य अनाज है जो से मानव ने 7000 ईसा पूर्व के आसपास उगाया था। तो ये सबसे पहला जो उपयोग किया गया वो है जौ। नेक्स्ट प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें उत्तर आएगा मेहरगढ़। जी हाँ, मेहरगढ़ में सबसे प्राचीन निवास स्थान जो हम कह सकते हैं कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के सर्वप्रथम प्रमाण बलूचिस्तान में कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, जिनकी प्रमाणिक तिथि 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्रमाणित तिथि 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है। धोरा बीरा हड़प्पा कालीन है। अतः जो सही उत्तर है वो मेहरगढ़ मालूम पड़ता है। मेहरगढ़ इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लुहरा देव से प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न बार बार नेट में और स्कूल व्याख्याता में और सभी यूपीएससी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। प्राचीनतम कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो लुहरा देव से प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लुहरा देव है। यहाँ से 8000 से 9000 ईस्वी के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि वाला जो स्थल था मेहरगढ़ था, जहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जबकि जो चावल के साक्ष्य वाला कोडिलवा जिसे बेलन नदी के तट पर 6500 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अभी जो लुहरा देव है वो सबसे नवीनतम साक्ष्य के रूप में हमें नवीनतम साक्ष्यों के रूप में हमें प्राप्त होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वापस जो है वो प्रश्न है मेहरगढ़ से। प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से? अगर लुहरा देव हो तो वो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको मिले, अगर लुहरा देव ऑप्शन हो तो लुहरा देव आप करेंगे, अगर मेहरगढ़ ऑप्शन हो तो आप मेहरगढ़ आप जो है इन दोनों में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर लुहरा देव और मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन आता है एमसीक्यूज़ में तो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आप लुहरा देव पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हम सब कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा गया है? जी, चालकोलिथिक युग का मतलब होता है कि जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के औजार यानी पत्थर और तांबे दोनों का मिक्स जो है यूज़ किया जाता है उसे चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ताम्र पाषाण कालीन युग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये मेहरगढ़ आएगा इसमें, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवादी टोली जो का उत्खनन किसने किया था? नवादी टोली का जो उत्खनन था वो HD साकलिया के द्वारा किया गया था। और नवादी टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन पुरास्थल है जो इंदौर के निकट है। यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर वृत्ताकार जो है घर मिले हैं।
और यहाँ के मूल मृदभांड काले लाल रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय रेखा उत्कीर्ण है। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं उसमें गेहूँ, अलसी, मैसूर, काला चना, हरा चना, हरी मटर, केसरी आदि है। नवदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर एस.डी. साकलिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उल्लेखित ताम्र पाषाणकालीन स्थल है और जिसकी तिथि 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। नवदा टोली किस राज्य में है? नवदा टोली जो है हम अभी भी चर्चा कर चुके हैं। नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूपों में हुई है? जो बृहत पाषाण है, बड़े बड़े पाषाण है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में उपयुक्त हुआ है। नवपाषाण कालीन दक्षिण भारत में, जहां उत्तरी भारत में अलग तरह की शवदाह प्रणाली थी, वहीं दक्षिणी भारत में विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, मेगालिथ या बृहत पाषाण के नाम से जाना जाता है। और इनके विभिन्न प्रकार जैसे शिष्ट समाधि है और पिट सर्किल है, केन सर्किल है, डोलमेन है, अम्ब्रेला स्टोन है, हुड स्टोन है, कंदरा है, मेहर है। ये जो विशेष है आकृतियां हैं तो वो यहाँ से हमें मिलती हैं। तो इन्हें जो है मृतक को दफनाने के रूप में बृहत पाषाणों को उपयोग किया जाता था। राख का टीला जो एश जो है उसका टीला वो है निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? उस आंसर में होगा संगनकल्लू। तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले मिले हैं। पिकली हिल में भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीक पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले हुए जो है अवशेष है। जब यहाँ पे वो अपने पशुओं को बांधते थे तो बाद में जाने से पहले उनको गोबर वगैरह को जला दिया करते थे और दूसरी जगह चल जाया करते थे। तो ये एश टीले यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? हम भीमबेटका सर्वविदित है कि ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जब मानव ने अपनी सौंदर्य प्रतिभा को उघारा, अपने दैनिक नित्य कार्य को जब उसने अपने निवास स्थान में चित्रों के माध्यम से बनाया तो वो उसे गुफाओं में जहाँ वो रहा करता था उसमें बनाया। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व की विरासत सूची में भी शामिल किया है और इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग से उभारा गया है, जैसे हाथी, सांबर, हिरण। और अब तक 700 शरणार्थियों की पहचान की जा सकी है। इसमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुआर समूह में स्थित है। भारत में किस शिलालेख से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, इसका उत्तर भी भीमबेटका ही आएगा। मध्य प्रदेश में पाषाण कला स्थल भीमबेटका चित्रकारी से युक्त लगभग 500 चित्र मिले हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, बार बार ये प्रश्न वापस भीमबेटका इसमें आता है, तो ये इसलिए बच्चों ये काफ़ी प्रश्न जो है ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो अब्दुल्लागंज रायचे जो सेन है मध्य प्रदेश में है। गेरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ है। गेरिक मृदभांड जो है हस्तिनापुर में जो है इसका गेरिक मृदभांड का नामकरण हुआ है। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूनों के लिए गेरुवर्णी गेरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया है। इसके साक्ष्य हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से हमें प्राप्त होते हैं। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना के रखते थे? ये प्रश्न है। तो इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के निवासा दाइमाबाद, कोठी, जो चंदोली, इमामगांव आदि पुरास्थलों में घरों के मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं।
कब्र में मिट्टी की हड्डियों और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। जोरवे संस्कृति की विशिष्टता नवपाषाणकालीन एवं व्रत पाषाण संस्कृतियों से प्रमाणित होती है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवादान से प्राप्त हुआ है? जी हाँ, इसमें उत्तर आएगा बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित भुज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी शवादान से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा की गई थी। ये जम्मू कश्मीर में हमें प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते, वापस वही प्रश्न है, इसमें भी वही बुर्ज होम आएगा। गर्दावश के साक्ष्य बुर्ज होम आएगा। तो ये प्रश्न जो है अनेक प्रश्न जो परीक्षा है उनमें पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसकी संलग्न कार्यालय है? तो इसमें संस्कृति कार्यालय का ही ये अंग है। ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व संरक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया और लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण के रूप में केंद्रीकृत जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासन जो है संगठन है। तो इस प्रकार पाषाण काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान सामर जिले के मध्य पाषाणिक स्थल नवरा, गोविंदगढ़, लेरखवा, यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य हमें मिलते हैं। महदाह से समाधि में स्त्री पुरुष के साथ दफनाए जाने का भी मिलता है। और लेखरिया में 17 नर कंकाल जिनके सिर पश्चिम दिशा में है वो भी हमें मिलते हैं। मानवीय आक्रमण युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर से, लंगनाज गुजरात से 14 मानव कंकाल के हमें साक्ष्य मिलते हैं। 1867 में CN कार्लाइल सिंगल क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण तीर कमान का विकास मध्य पाषाण काल की खोजें प्राप्त होती है। तो ऐसे पाषाण काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न और मैं बताना चाहूँगी, मानव सम प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमोसेपियन से प्रजाति रूप से भिन्नता से निएंडरथल मानव कहा जाता है। होमो इरेक्टस के जीवाश्म साक्ष्य चाओकुतियान से मिले हैं। इस प्रकार जो हमारा पाषाण काल से संबंधित जो चैप्टर है लगभग कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए नमस्कार।